सो स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ जस्टिस। और ये पूरी सीरीज़ है हमारे फाउंडेशन कोर्स की। उसमें हम एरिस्टोटल के 5वें या 6ठे लेक्चर में हैं और आज हम डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ जस्टिस। देखिए, जस्टिस के बारे में प्लेटो ने भी बोला है और एरिस्टोटल भी बोल रहा है। अब इसमें कुछ एक डिफरेंसेस हैं, विल डिस्कस दैट डिफरेंसेस एज वेल। तो सबसे पहले समझे कि जस्टिस ज़रूरी क्यों है। जस्टिस को उन्होंने फाउंडेशन माना है स्टेट के लिए, फाउंडेशन। अब इसको समझते हैं हम। जब हम प्लेटो को देखते हैं, वो जब जस्टिस की बात कर रहे हैं, उन्होंने फाउंडेशन माना है जस्टिस को कि अगर सारी की सारी क्लासेस, चाहे वो प्रोड्यूसिंग क्लास हो या फिर सोल्जर क्लास हो या फिर रूलिंग क्लास हो, सभी अपने रिस्पेक्टिव वर्च्यूज को, ये टेम्परेंस, करेज और विजडम, ये अपने अपने काम को अपने अपने वर्च्यूज से अलाइन होकर करेंगे तो जस्टिस होगा स्टेट के लेवल पे। अब सबसे पहली बात जो हमको समझनी है, कोई भी थिंकर हो, उस थिंकर का, कोई भी थिंकर का मतलब है यहां से सोक्रेटिस ट्रेडिशन से। अब इनका सबसे जो मुख्य उद्देश्य है, जो चीफ ऑब्जेक्टिव है, वो गुड लाइफ को अचीव करना है स्टेट के अंदर। ओके, द एंड ऑफ द स्टेट इज टू प्रमोट गुड लाइफ, कि स्टेट के अंदर गुड लाइफ से यहां का एसेंस क्या है कि एवरीवन इज हैप्पी, एवरीवन इज एंजॉयिंग हैप्पीनेस। Okay, if everyone is enjoying their good life, it means justice is prevailing in the state. ये एसेंस है, इस बात को समझना है, क्योंकि इसी चीफ आइडिया से वी आर गोइंग टू लिंक एवरी सिंगल थ्योरी। ये एसेंस है। दूसरी चीज है प्राइमरी टास्क ऑफ द स्टेट। अब स्टेट का चीफ एंड क्या है? चीफ एंड है कि वो गुड लाइफ को प्रमोट करे अमंग एवरी सिंगल सिटीजन, गुड लाइफ। और ये उसका चीफ एंड है, ऑब्जेक्टिव है। उसके लिए उसका चीफ टास्क क्या है? दैट इज टू इंश्योर जस्टिस। फाइन। अब एरिस्टोटल के आइडिया ऑफ जस्टिस से जब हम एक्सप्लोर करेंगे तो यही हमको याद रखना है कि हमको जस्टिस इंश्योर करना है, यही स्टेट का चीफ ऑब्जेक्टिव है। फाइन। और वो किस लिए है? क्योंकि हमको गुड लाइफ प्रमोट करनी है, हमको हैप्पीनेस लेके आनी है सभी के लिए। अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब एरिस्टोटल दो तरह के जस्टिस के ऊपर बात करेगा। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हमको चीफली इसी को डिस्कस करना है। रेमेडियल जस्टिस का उससे मतलब ये है कि जो भी रोंग्स हो गए सोसाइटी के अंदर, उसकी रेमेडी लेके आना। ये पहले समझ लो थोड़ा सा। रोंग्स मतलब जो आज का हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसी से ही लिंक करके चलिए। जिस किसी ने क्राइम किया है, जिस किसी ने कोई रोंग कमिट किया है सोसाइटी के अंदर, उसकी रेमेडी की जाएगी। और ये जस्टिस सिस्टम जो है, जजेस जो हैं, ये इनका काम है। तो उसके लिए जजेस के ऑफिस, मजिस्ट्रेट के ऑफिस बनाए गए हैं, एंड दीज पीपल आर गोइंग टू सी दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ जस्टिस। इसको समझ लो, इसमें और ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको सिर्फ इसी से ही लिंक किया गया है। सारे क्वेश्चन जो आएंगे वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से ही रिलेटेड आएंगे। जो भी हमको मैक्सिमम हमको एक्सप्लोर करना है एरिस्टोटल का आइडिया, उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे ही ज़्यादा वो बात कर रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि एवरीवन इज इक्वल हेयर, एवरीवन इज गोइंग टू बी ट्रीटेड इक्वल। जो भी है सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। यहाँ पे जिस किसी ने भी क्राइम किया हो, चाहे कोई भी इंसान हो, उसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। और जब इसकी बात हम करेंगे तो यहाँ पे इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली और अनइक्वल्स अनइक्वली। ये एसेंस है, इसको हम डिस्कस करेंगे। यही समझना है आपको। इसी पे कोट आती है, उसको हमको आंसर करना होता है। तो यहां पे क्या है? सभी इक्वल्स हैं,
एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, किसी ने भी लॉ ब्रेक किया उसको जो भी इसकी रेमेडी है, सजा है, वो उसको मिलेगी। ये एक सिंपल सा फिनोमिना है जो आज के हमारा जो जस्टिस का जो आइडिया है, इट इज मोर और लेस अलाइंड विद दैट। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इस पे हमको फोकस करना है, इसको अच्छे से हमको समझना है कि इसकी कौन कौन से डायमेंशंस हैं। अब इसके आइडिया ऑफ जस्टिस को समझने से पहले इन 3 चीजों को ध्यान से समझ लो। जस्टिस का फ्रीडम और इक्वालिटी से इंटररिलेशनशिप समझ लो ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। अब जस्टिस का फ्रीडम से क्या रिलेशन है और इक्वालिटी से क्या रिलेशन है? अब सबसे पहले जब हमको जस्टिस इंश्योर करना है, हम यहां पे बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की। ओके, हमको जब जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जो भी चीज हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, जो भी ऑनर्स हैं, ऑफिसेज हैं स्टेट के, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, तो सबसे पहले डायमेंशन हमको देखने की सिटीजन्स हैं, दे आर फ्री टू मेक देयर चॉइसेस। फ्रीडम है उनके पास में। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सब फ्री हैं, एवरीवन इज फ्री टू मेक देयर चॉइसेस। वी आर टॉकिंग अबाउट सिटीजन्स हियर। ओके, दोज हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल अफेयर्स, सारे राइट्स इन्हीं को दिए गए हैं। ये राइट बेस्ड है। जब हम एरिस्टोटल के आइडिया ऑफ जस्टिस को बात करते हैं तो ये राइट बेस्ड जस्टिस है, राइट बेस्ड। ये समझना है आपको। जब हम प्लेटो की जस्टिस की बात कर रहे थे तो वो ड्यूटी बेस्ड था कि सभी को अपने रिस्पेक्टिव वर्चूज के अनुसार ही काम करना है। एवरीवन इज गोइंग टू वर्क एज पर देयर रिस्पेक्टिव वर्चू, इट इज देयर ड्यूटी। और यहां पे ये बोल रहा है कि इट इज गोइंग टू बी द राइट ऑफ द सिटीजन्स। वो सिटीजन्स राइट, दे विल क्लेम दैट कि भाई अगर हमारे पास ये रिस्पेक्टिव ये क्वालिटीज हैं, ये अगर हम वी आर बोर्न टू डू दैट, इफ वी आर हैविंग दैट नेचुरल कैपेसिटी, तो फिर हम वी डिजर्व दैट। जो भी कोई ऑनर है, ऑफिसेज है, जो भी कुछ प्रिविलेज है, वी आर डिस्टाइंड टू हैव दैट। ये आपको समझना है। इन तीनों चीजों को इंटरलिंक करना है बेसिकली, सो दैट यू हैव दैट क्लैरिटी। कोई चीज समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना। अब यहां पे बोला कि सारे सिटीजन्स हैं वो इक्वल हैं, ओके, वो फ्री हैं एंड दे आर इक्वल। इस बात को समझना है कि दे आर फ्री एंड दे आर इक्वल। और जब हमने एक बात हमने डिस्कस की थी वो ये थी कि ये टेलियोलॉजिकली एक्सप्लोर करता है हर चीजों को। जैसे हमने मैन इज ए नेचुरल एनिमल और वो स्टेट की तरफ प्रोसीड कर रहा है बिकॉज आइडिया ऑफ स्टेट रिजाइड विद इन द मैन इटसेल्फ। फाइन, वी न्यू इट, ओके। अब समझना क्या है कि यहां पे इसका कुछ ना कुछ इसका बेसिक नेचर है जिसको इंसान करेगा। इंसान का कुछ बेसिक नेचर है, बेसिक टिलोज है, पर्पज है, उसकी तरफ इंसान मूव हो रहा है। द पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स दैट। आपको ये समझना है, एवरीवन इज इक्वल। एवरीवन इज इक्वल इन दैट सेंस दैट दे आर हैविंग फ्रीडम टू मूव टूवर्ड्स दैट गोल। समझना आप इसको, दैट एवरीवन इज इक्वल, सभी इक्वल हैं, एंड दे आर फ्री टू मूव टूवर्ड्स देयर गोल, टू मूव टूवर्ड्स देयर एंड ऑब्जेक्टिव। मैं इसको रिफ्रेम करके बता देता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, इसको समझना जरूरी है। देखो, टेलियोलॉजिकली का मतलब क्या है? हर एक चीज का ऑब्जेक्टिव है। स्टेट का अपना ऑब्जेक्टिव है। स्टेट का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि गुड लाइफ इंश्योर करना। फाइन, गुड लाइफ इंश्योर करना फॉर एवरी सिटीजन, वो स्टेट का गोल है। अगर टेलियोलॉजिकली हम देखें कि स्टेट किस लिए आया? स्टेट किस लिए आया? कि वो मैन को गुड लाइफ प्रोवाइड कर सके। वो स्टेट बना कैसे टेलियोलॉजिकली? कि मैन इटसेल्फ इज हैविंग द आइडिया ऑफ स्टेट विद इन इट। तो हर एक चीज का पर्पज है, एंड गोल है।
अब यहाँ पे सिटीजन का एंड गोल क्या है? दे आर हैविंग सर्टेन नेचुरल टेंडेंसीज. मेरा एंड गोल क्या है? टू बिकम ए बेटर टीचर. आपका एंड गोल क्या है? टू बिकम ए सिविल सर्वेंट. सबके अपने अपने एंड गोल हैं. यहाँ पे एक बात समझना, एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट. ओके, ये एक डायमेंशन है, इसको समझ लीजिए आप. अब वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, कई बार हमको पता ही नहीं होता है कि हमारा एंड गोल क्या है. बोलते हैं ना दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि भाई मेरा रियल पर्पस क्या है टू बीइंग इन दिस वर्ल्ड. वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट, वी आर फिगरिंग आउट दैट कि भाई हमारा रियल पर्पस क्या है यहाँ पे होने का. एंड वी आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, वी आर मूविंग टूवर्ड्स इट. और जब हम सोचते हैं कि जब हमको मिल ही गया कि ये मेरा पर्पस है यहाँ पे होने का, एंड देन वी कैन डू एनीथिंग वी वांट टू डू. अगर सचिन अगर मान लीजिए सिंगर होते या फिर एक्टर होते तो क्या पता उतनी अच्छी एक्टिंग ना कर पाते. जब उनको पता चल गया कि उनका पर्पस है क्रिकेटर बनना, एंड देन ही स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स दैट, ही बिकेम ए गुड क्रिकेटर. तो सभी का एक एंड गोल है, एक एंड पर्पस है. जब उस इंसान को पता चल जाता है कि दिस इज माई एंड गोल, एंड व्हेन दे आर डूइंग दैट दे अचीव दैट. इज इट मेकिंग सेंस टू यू? Okay, it is natural process. Fine, it is natural process. देखो सब इक्वल हैं, इक्वलिटी सबको दी गई है, सबको फ्रीडम दी गई है कि दे मूव टुवर्ड्स देयर एंड गोल. जो भी उनका एंड गोल है दे मूव टुवर्ड्स इट. अब जस्टिस का डायमेंशन इसके अंदर हम लेके आएंगे. सिर्फ ये दो डायमेंशन आपको याद रखने हैं व्हेन वी आर डिस्कसिंग जस्टिस, कि भाई जस्टिस कैसे इंश्योर करेंगे कि भाई कौन अच्छा क्रिकेटर बनेगा, कौन अच्छा सिंगर बनेगा, कौन अच्छी एक्टिंग करेगा, किसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलेगा, किसको बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड मिलेगा, किसको इंडियन टीम में जगह मिलेगी. इट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय दैट कि भाई कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर. ओके, और जिस इंसान के अंदर वो कैपेसिटी है वो परफॉर्म कर रहा है, दे विल बी रिवार्डेड अकॉर्डिंगली. इज इट मेकिंग सेंस टू यू? समझ में आ रहा है? हाँ बेटा, ओके. अब सेंट्रल आइडियाज क्या हैं एरिस्टोटल के? पहला जो अभी डिस्कस किया हमने कि जस्टिस इज टेलियोलॉजिकल, कि देयर इज वन अल्टीमेट एंड एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट. मेरा अच्छा टीचर बनना है, दैट अल्टीमेट गोल, आई एम मूविंग टुवर्ड्स इट. यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट टू बिकम सिविल सर्वेंट, यू आर मूविंग टुवर्ड्स इट. एक चीज है जो मैंने पढ़ी थी एरिस्टोटल आइडिया ऑफ जस्टिस के अंदर, एक बुक है जस्टिस के ऊपर माइकल सैंडल की, उसी में ये डायमेंशन दी हुई है. जब एरिस्टोटल बात करते हैं कि दैट वी आर मेंट टू डू समथिंग, वी हैव सर्टेन पर्पस इन आवर लाइफ, एंड हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैट पर्पस, आवर नेचुरल टेंडेंसीज, तो उसके लिए वो हैबिट का नाम देते हैं, दैट वी हैव टू डेवलप हैबिट ऑफ डूइंग दैट. ओके, व्हेन वी डेवलप दैट हैबिट, अगर हम वो हैबिट डेवलप करते हैं उस चीज को करने की, सो वी स्टार्ट टू गेट एक्सीलेंट इनटू दैट. वो एक्सीलेंस हमें तब आता है व्हेन वी आर हैविंग हैबिट. ये समझना कितनी ब्यूटीफुल बात कर रहे हैं ये. अगर मेरे को एक अच्छा टीचर बनना है, सो आई हैव टू डेवलप द हैबिट ऑफ टीचिंग. मुझे हर दिन टीच करना पड़ेगा. If I'll teach that, I'll become excellent in doing that. Simple. If you want to become a civil servant, you have to qualify that exam. और उस एग्जाम के लिए जो रिक्विजिट है चीजें हैं, उसके लिए आपको हैबिट करनी पड़ेगी. चाहे राइटिंग की हैबिट है, चाहे वो समझने की, चाहे MCQ सोल्व करना है, you have to do that and become excellent in doing this. Then only you can achieve that. Simple. और अगर हम उस चीज के लिए नेचुरली अगर हम बने हैं, तो we will enjoy that process. वो प्रोसेस हमारे लिए बर्डनसम नहीं होगा. अंडरस्टैंड दिस थिंग. इफ वी आर हैविंग नेचुरल टेंडेंसी, ओके, इफ वी आर हैविंग नेचुरल टेंडेंसी, वी आर गोइंग टू एंजॉय द एंटायर प्रोसेस. वी कैन डेवलप हैबिट, वी कैन डेवलप एक्सीलेंस, एंड देन वी कैन अचीव दैट गोल, दैट एंड पर्पस. और उसके बाद जो भी हमको उसके बाद में जितने भी कोई इनाम मिलेगा या फिर कोई हमको पोस्ट मिलेगी, जो भी कुछ मिलेगा, इट इज गोइंग टू सिग्निफाई द जस्टिस. सो इट इज टेलियोलॉजिकल. वी हैव टू आइडेंटिफाई कि जो भी सोशल प्रैक्टिस है
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख ली, यहाँ पे सोच लेते हैं हमको कि भाई कौन कौन लोग क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले हैं. हु इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम. ओके, सोशल प्रैक्टिस मीन्स यहाँ पे हम गेम ले रहे हैं. कोई भी चीज़ होती, म्यूजिक हो सकता है, यहाँ पे सिविल सर्विसेज हो सकता है, कोई भी चीज़. यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं क्रिकेट. तो क्रिकेट हम देखेंगे भाई क्रिकेट का एंड गोल क्या है. व्हाट इज द एंड गोल ऑफ क्रिकेट? व्हाई पीपल वॉच क्रिकेट? वो उनको एंजॉयमेंट आ रहा है उसमें, दे आर एंजॉइंग दैट. या फिर जो स्पोर्ट्स की एक्सीलेंस है, स्पोर्ट्स एक्सीलेंस है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो खेल रहे हैं, उनके जो खिलाड़ी हैं, उनका स्पोर्ट्स एक्सीलेंस, वी सी दैट एंड वी फील मेस्मराइज्ड कि यार मजा आ गया, उसने कितने अच्छे रंग बनाए, उसने कितना अच्छा कैच लिया. वी सी दैट एक्सीलेंस इन दोज पीपल एंड वी फील हैप्पी अबाउट इट. ओके, तो यहां से एक चीज ध्यान में रखना. अगेन आई एम टेकिंग इट टू द एंड ऑफ द स्टेट. एंड ऑफ द स्टेट क्या है बेटा? टू हैव गुड लाइफ. आई एम वॉचिंग क्रिकेट, आई एम हैविंग गुड लाइफ. यार आई हैड ए वंडरफुल टाइम. आई वेंट टू वॉच क्रिकेट. मैं स्टेडियम में गया, मैंने देखा कितना शानदार मैच था यार. आई फेल्ट रियली गुड अबाउट इट. ओके, सो एक पहले डायमेंशन है. अब एरिस्टोटल यहां पे कह रहे हैं कि जो क्रिकेट का अल्टीमेट गोल है, कोई भी एक्टिविटी है, उसका जो एंड पर्पज अगर सोल्व कर पा रहे हैं, इफ इट इज ब्रिंगिंग द गुड लाइफ टू द होम, टू द सिटीजन्स. वो सिटीजन्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो सिटीजन्स उसको देख रहे हैं. इफ एवरीवन इज फीलिंग हैप्पी अबाउट इट, देन इट्स गुड, इट इज सर्विंग देयर पर्पज. यहां पे गिटार हो सकता है, दैट हु इज गोइंग टू प्ले गुड गिटार, जो अच्छा गिटार प्ले कर रहा है. सो गिटार किस चीज के लिए बनाया है? टू प्रोड्यूस गुड म्यूजिक. और जो उस गुड म्यूजिक को प्रोड्यूस करेगा, वो गिटार उसको देना चाहिए. और उसके साथ में अगर कोई ऑनर है, बेस्ट गिटारिस्ट अवार्ड, तो भी उसी को मिलना चाहिए. इज इट मेकिंग सेंस टू यू? दैट दोज हु आर यूटिलाइजिंग दैट पर्टिकुलर थिंग इन क्वेश्चन, जो भी चीज जिसके साथ हमको ऑनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसके साथ अपने प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर जो लोग उसको क्लेम करें दैट आई वांट टू टेक पार्टिसिपेशन, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप काबिल हो उस चीज में एक्सीलेंस अचीव करने के लिए. यू आर इक्वल, वी आर ट्रीटिंग यू इक्वल. बट यहां पे ये समझना है कि आपके पास उतना ही एक्सीलेंट क्वालिटीज, कैपेबिलिटीज होनी चाहिए टू शो दैट एक्सीलेंस. ठीक है, हम आपको देंगे वो रिवॉर्ड, हम आपको देंगे वो रिकॉग्निशन, हम आपको देंगे वो पोस्ट. यू हैव टू शो दैट एक्सीलेंस. इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली. जो इक्वल्स हैं कैपेसिटीज में, एक्सीलेंस के अंदर, दे विल बी ट्रीटेड इक्वल. और जो अनइक्वल्स हैं, जिनके पास वो कैपेसिटीज नहीं है, उनको हम इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते. उनकी कैटेगरी अलग ही होगी. आई विल कम अगेन टू दिस पर्टिकुलर डायमेंशन. दूसरी डायमेंशन क्या है? जस्टिस इज हॉनरिफिक, नॉट हॉरिफिक. ऑनरिफिक मीन्स इट इज गोइंग टू गिव यू ऑनर इन द सोसाइटी. अगर आपके पास वो कैपेसिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं कि यू आर अचीविंग दैट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास किया, सोसाइटी रिकॉग्नाइज की है कि भाई इस बंदे ने ये एग्जाम पास किया है, इस बंदे ने कितनी मेहनत की होगी, कितना परिश्रम किया होगा, एंड दिस पर्सन शुड बी गिवन दैट ड्यू रिस्पेक्ट दो. उसके पास पावर आ गई, प्रिविलेज आ गया, एवरी सिंगल थिंग यू आर गोइंग टू गेट अचीव. सो हियर जस्टिस प्रोवाइड्स यू द ऑनर, द रिस्पेक्ट. और वो उसी इंसान को मिलेगा जिसके पास वो एक्सीलेंस है उस चीज को करने का, दूसरे को नहीं मिलेगा. इस बात को आपको समझना है. ही इज कंसर्न अबाउट कि जस्टिस टेलीलॉजिकल है, वही लोग अचीव कर पाएंगे और वही इंस्टीट्यूशन उसको अचीव कर पाएगा जो अपने एंड गोल को अचीव कर पा रहे हैं. आर यू गेटिंग दिस थिंग? एक लाइन में समझाऊंगा, ध्यान से सुनना कि भाई फॉर एग्जांपल क्रिकेट का एंड गोल क्या है कि वो स्पोर्ट्स एक्सीलेंस को प्रमोट करे, या फिर वो जो लोग उसको देखने आ रहे हैं
उनको मजा आए, दे फील वेरी गुड अबाउट इट. सो वो क्रिकेट का एंड गोल है. एक प्लेयर का एंड गोल क्या है कि वो एक्सेलेंस लेके आए, उस खेल को और अच्छा बनाए. एंड इफ इट इज मैचिंग दैट, देन दे मस्ट गेट द ऑनर. अगर सचिन तेंदुलकर अच्छा खेल रहा है तो ही मस्ट बी सेड गॉड ऑफ द क्रिकेट. सिंपल. एक्सीलेंस को रिवॉर्ड मिलना चाहिए यहाँ पे. दिस इज व्हाट ही इज सेइंग. एवरीवन इज इक्वल, एवरीवन इज फ्री टू डू व्हाट दे वांट टू डू एंड टू रियलाइज देयर नेचुरल कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज. और जब वो कर लें उनको रिकॉग्नाइज करो. ओके. एक और सिंपल एग्जांपल से मैं इसको यहाँ पे आपको बताऊं कि भाई मान लीजिए बहुत बेहतरीन हमारे पास गिटार हैं, 10-20 गिटार हैं, जो भी हैं हमारे पास गिटार हैं. और गिटार का एंड गोल क्या है? टू प्रोड्यूस गुड म्यूजिक. और हमको गिटार बांटने हैं लोगों के अंदर कि भाई ये 10 बहुत बेहतरीन गिटार हैं एंड वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दीज टू दोज हु वांट टू हैव दीज. हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है. अब एरिस्टोटल यहां पे बोलेगा कि ये गिटार हम सिर्फ उन्हीं लोगों को देंगे दोज हु आर बेस्ट गिटारिस्ट. जो बेस्ट गिटारिस्ट हैं उन्हीं को ये गिटार मिलेंगे. दे आर इक्वल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. अगर हम किसी के बर्थ के, अगर किसी ने कोई बड़ी ही मान लीजिए किसी के फादर बहुत बड़े गिटारिस्ट थे, अगर हम उसको गिटार दे देंगे लेकिन उसको वो गिटार बजाना ही नहीं आता है, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी जस्टिस. इट इज गोइंग टू बी इनजस्टिस फॉर दोज पीपल हु आर बेस्ट गिटारिस्ट. जिनको अच्छा गिटार बजाना आता है उनके लिए इनजस्टिस होगा, क्योंकि वही लोग हैं वो अपनी नेचुरल टेंडेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं उस बेस्ट गिटार से. अब दूसरी बात है किसके पास बहुत सारा पैसा है, वही मेरे पास पैसा है, मैं 2 करोड़ दूंगा, मैं इस गिटार को खरीद लूंगा, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी जस्टिस. कि भाई जस्टिस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टेलियोलॉजिकल. जो भी चीज है वो अपने बेस्ट सेल्फ में जाए. यहां पे गिटार का एक एंड क्या है? टू प्रोड्यूस गुड म्यूजिक. किसी अमीर को दे दिया तो क्या करेगा उस गिटार का? वो उसको पैक करके ऐसे लगा देगा कि ये देखिए मैंने सबसे महंगा गिटार खरीद के रखा हुआ है. बट इट इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी म्यूजिक. इज इट मेकिंग सेंस टू यू? समझ में आया? ओके. सो जो चीज अपने एंड गोल को अचीव कर रही है, वी आर गोइंग टू ऑनर दैट. और वो जस्टिस दैट विल बी ऑनर एंड रिवार्डेड. तो जो अपने एंड गोल को अचीव कर लेंगे, वी आर गोइंग टू गिव रिवार्ड टू देम. अब यहां पे ये बोल रहा है इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, अनइक्वल्स अनइक्वली. तो ये कोट आता है और इसी कोट को हम जब एक्सप्लेन करते हैं तब वहां पे हम समझाते हैं कि इसका एसेंस क्या है. अब यहां पे बोल रहा है कि कोई भी चीज है, कोई भी पर्टिकुलर एक चीज है जहां पे हमको किसी रिवॉर्ड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, या फिर कोई मान लीजिए कोई ऑनर है, रिवॉर्ड है, कोई ऑनर है. अब यहां पे वी आर गोइंग टू ट्रीट इक्वल्स इक्वली. अब ये इक्वल्स और अनइक्वल का चीजें क्या हैं, मतलब व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग हियर. अब कुछ लोग इक्वल्स होंगे और कुछ अनइक्वल होंगे. अभी गिटार वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम यहां पे. सो यहां पे जो गिटारिस्ट हैं, दोज हु प्ले गिटार वेल, दे आर इक्वल्स, दे आर हैविंग इक्वल कैपेसिटीज, इक्वल कैपेबिलिटीज टू प्ले द गिटार. तो इस कंपटीशन के लिए व्हाट वी आर सेइंग कि भाई ठीक है, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, आप बजाओ गिटार, जो अच्छा बजाएगा वो गिटार को ले जाएगा बेस्ट अवार्ड का. यही होता है ना, जब हमारे टीम्स का सिलेक्शन होता है, कोई भी चीज हो, उसको हम ओपन सिलेक्शन करते हैं कि भाई आओ खेलो, जो अच्छा खेलेगा उसको हम आगे भेजेंगे नेशनल के लिए, इंटरनेशनल ओलंपिक वगैरह के लिए हम भेजेंगे. सो वी आर ट्रीटिंग एवरीवन इक्वल हियर फॉर दिस कंपटीशन. दोज हु विन
दे आर गोइंग टू अचीव दैट ऑनर और रिवार्ड। कोई मुश्किल है यहां पे? वी आर ट्रीटिंग एवरीवन इक्वल, फाइन। हमने क्या किया यहां पे? इक्वलिटी इंश्योर की, जो पहले डिस्कस कर रहे थे हम। ओके, एंड एवरीवन इज फ्री एज पर दिस पर्टिकुलर थिंग कि सब इक्वल हैं। नाउ यू आर फ्री टू एक्सरसाइज योर चॉइस। अब अनइक्वल वो लोग हैं, मान लीजिए किसी को गिटार बजाना भी नहीं आता और वो क्लेम करे कि भाई नहीं मेरे को चाहिए ये, देयर वी आर नॉट गोइंग टू ट्रीट देम एज इक्वल्स टू दीज पीपल। नहीं, उनको और बाकी जो अनइक्वल्स हैं एज पर दिस पर्टिकुलर क्वालिटी हम वैसे ही ट्रीट करेंगे। अब ये लोग ये क्लेम नहीं कर सकते कि भाई हमको तो अनइक्वली ट्रीट कर रहे हो आप, हमको तो आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। अनइक्वल्स शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। उनको हम अनइक्वल ट्रीट कर रहे हैं और इसका मतलब ये है कि हम उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। और जब हम ये डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तब ये लोग ये नहीं बोल सकते कि भाई तुम हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। You cannot say that. Why you cannot say that? Because you are not equal to these people. They are having that natural tendency. They are excellent in what they do. और जो वो काम करेंगे वो उस पर्टिकुलर चीज को भी वही जो उसका एक्सीलेंस है उस तक लेके जाएंगे। अगर खराब क्रिकेटर को खिला लिया वहां पे ये बोल के कि उसके पापा बहुत महान क्रिकेटर थे, तो जो क्रिकेट का जो असली मजा है ना वो तो आएगा ही नहीं यार। अब मूवी का असली मजा क्या है? इंटरटेनमेंट, दैट इट एंटरटेन अस और मे बी गिव सम मैसेज टू द पब्लिक एट लार्ज। लेकिन हम क्या करेंगे? जितने भी पॉपुलर एक्टर हैं उन्हीं के बच्चों को ही मूवी दे देंगे कि भाई सिर्फ यही मूवी बनाएंगे। अक्षय कुमार का बेटा ही मूवी के अंदर आएगा, शाहरुख खान का बेटा ही मूवी के अंदर आएगा और यही मूवी बनाएंगे इसी बेसिस के ऊपर कि उनके फादर और उसके दादा बहुत बड़े एक्टर थे, वही लोग मूवी बनाए। तो अगर उन्होंने कोई कचरा मूवी बना दी और वो सारी मूवी ऐसी बना रहे हैं क्योंकि उनमें अच्छी एक्टिंग स्किल्स ही नहीं है, तो आर वी गोइंग टू एंजॉय दोज मूवी? छोड़ो हम एंजॉय करें ना करें, जो मूवी का असली एसेंस है टू एंटरटेन पीपल एट लार्ज, टू एंटरटेन पीपल एट लार्ज, इफ मूवीज आर नॉट गोइंग टू डू दैट, तो मूवीज का जो एंड है वो नहीं एक्सप्लोइट होगा। टेलियोलॉजिकली दे कैनॉट अचीव देयर एंड। टेलियोलॉजिकली जो गिटार का एंड क्या है? टू प्रोड्यूस गुड म्यूजिक। अगर इन लोगों को दे दिया जो अनइक्वल्स हैं, जिनके पास कैपेसिटीज नहीं है, तो वो एंड गोल अचीव ही नहीं होगा। इसको समझो आप, दिस इज द एसेंस। और इस पर्टिकुलर चीज को हमको पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में हमको यूज करना है। अब प्लेटो क्या कह रहा था कि फिलोसफर किंग को हम रूलर बनाएंगे, सिर्फ एक ही इंसान को हम रूलर बनाएंगे। अब उसको प्रैक्टिकल कर रहा है यहां पे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल क्या बोलेगा कि भाई जिस इंसान के पास कैपेसिटी है ना रूल करने की, ओके, हम उनको सभी को चांस देंगे बिकॉज दे आर इक्वल। इस डायमेंशन को लेके आऊंगा मैं, इसी डायमेंशन से हमको लिंक करना है। उसकी जो फैमिली के ऊपर इसके क्या व्यू हैं, विमेन के ऊपर क्या उसके व्यू हैं, और स्लेव्स के ऊपर क्या व्यू हैं, वो सारा इसी से लिंक होने वाला है, इसी डायमेंशन से, कि भाई उनकी नेचुरल कैपेसिटीज, दे हैव दीज इंटेलेक्चुअल एनर्जीज, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज टू टेक पार्टिसिपेशन इन रीजनड एक्शन। हमने बार बार डिस्कशन किया इस चीज का, रीजनड एक्शन, कि वो डिस्कस करेंगे, डेलिब्रेट करेंगे, जो भी इश्यूज हैं पब्लिक लाइफ में उसको वो डिस्कस और डेलिब्रेट करेंगे विद रीजनड एक्शन। देखो बेटा, छोटी सी चीज यहां पे समझना, मैंने आपको जब जस्टिस की बात कही थी तब मैंने दो चीजें आपको याद दिलाई थी कि हमको इक्वालिटी भी याद रखनी है और फ्रीडम भी याद करनी है, मतलब लिंक करना है यहां पे। ओके, सो अगर हम इस आइडिया ऑफ जस्टिस को एप्लीकेबल करें पॉलिटिकल लाइफ में, सो वी आर सेइंग दैट एवरी सिटीजन इज इक्वल, सब इक्वल हैं भाई, एंड एवरीवन इज फ्री टू पार्टिसिपेट
इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। आई थिंक इस एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। एवरीवन इज इक्वल, एवरी सिटीजन इक्वल, एवरी सिटीजन इज फ्री टू पार्टिसिपेट। और करना क्या उनको, रीजनड एक्शन, कि they supposed to use their reason, their intellectual capacities for discuss, deliberation and debate for finding the solution। डिस्कस करेंगे, डेलिब्रेट करेंगे कि कोई भी इशू है सोसाइटी के अंदर, वी हैव टू फाइंड आउट दैट सॉल्यूशन। एंड हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन, जब हम डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे कि भाई नहीं ये सॉल्यूशन अच्छा है, नहीं इसमें ये कमी है। एंड व्हेन वी डू दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस। और जब ये डिस्कस और डिबेट चलेगी ना, तब हम फाइंड आउट कर लेंगे कि भाई किसमें कितनी कैपेबिलिटीज है। कोई बकवास करेगा, बेफालतू की बातें करेगा, पता चल जाएगा कि उसके पास उतनी कैपेसिटीज नहीं है कि उसको हम कोई अच्छी पोस्ट दें पॉलिटिकल लाइफ के अंदर। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। मैंने उस दिन आपको एग्जांपल दिया था कि यूएस के प्रेसिडेंट की ओपन डिबेट होती है, दे आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर और वो डिबेट करते हैं डिफरेंट इश्यूज के ऊपर। तो इससे पब्लिक को पता चलता है कि किसके पास कितनी कैपेसिटीज हैं, कौन डिजर्व करता है उस पोस्ट के लिए। तो यहां पे रीजनड एक्शन के लिए आपको प्लेटफॉर्म दे दिया कि भाई आप आइए असेंबली में, यू डिस्कस ऑन दोज टॉपिक्स, और जो अच्छी तरह से डिस्कस करेगा, जो अच्छे आर्गुमेंट्स देगा, जो अच्छे सॉल्यूशंस देगा, वही डिजर्व करेगा उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। इज दैट क्लियर? सब इक्वल है, सबको फ्रीडम दी गई है, सब अपनी कैपेसिटीज को यूज कर सकते हैं। एंड दोज हु आर यूजिंग इट प्रॉपरली, दोज हु आर हैविंग दैट वर्थ, दोज हु आर हैविंग दोज कैपेबिलिटीज, वो भाई उसको हम बना देंगे सीएम पीएम, जो बनाना हम बना देंगे, क्योंकि दे आर कैपेबल। इज दैट क्लियर? इसको चाहे पॉलिटिकल में यूज कर लो, चाहे गेम में यूज कर लो, चाहे म्यूजिक में यूज कर लो। भाई जिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का जो रोल है, जो एंड गोल है, अगर वो एंड गोल अचीव ही नहीं हो पा रहा है, तो उससे फिर क्या ही एसेंस है। मैं एक और प्यारा सा एग्जांपल दूंगा आपको यहां पे। अब सिविल सर्विसेज है, इसका एंड गोल क्या है, टिलोज क्या है इसका, क्या है बेटा सिविल सर्विस का पर्पस? व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिविल सर्विस? सर्व पीपल। वेरी सिंपल। ओके, जब हमने एक प्रोसीजर बनाया सिविल सर्विसेज के एग्जाम का, जिसमें प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, एंड देन सिलेक्शन हो गया और ट्रेनिंग हो गई आपकी, and then you are serving as an IAS और IPS। अब इस इंस्टीट्यूशन का एंड गोल क्या है? दैट इज टू सर्व द पीपल। आपने यहां तक तो पहुंच गए आप इस प्रोसेस में, बट व्हेन यू आर वर्किंग देयर यू आर नॉट रियलाइजिंग द एंड गोल। तो आप क्या करोगे? यू विल नॉट वर्क एज पर यूर नेचुरल टेंडेंसीज। जो अब सीसेट क्या है? What is CSAT? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, अगर थोड़ा मोड़ा अगर हम यहां से कनेक्ट करें तो वही है, हमको एप्टीट्यूड, भाई जो उनका एप्टीट्यूड है, उनका क्या एप्टीट्यूड है, क्या एटीट्यूड है, एटीट्यूड इंटरव्यू में देखेंगे और इस एग्जाम में उसकी नॉलेज और एप्टीट्यूड को हम टेस्ट करेंगे। देन वी विल गिव देम आफ्टर ट्रेनिंग कि भाई तुम जाओ और लोगों की सेवा करो। लेकिन अगर तुमने वो नहीं किया, जो एंड गोल है उस एंड पर्पस को सर्व नहीं किया, तो ये इनजस्टिस होगा। सिंपल है यार, 10 लाख लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके बाद 15,000 ने मेंस लिखा, उसके बाद 3,000 लोगों ने इंटरव्यू दिया, उसके बाद 1,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ, उसके बाद भी आप जाके वहां पे भ्रष्टाचार कर रहे हो, करप्शन कर रहे हो, तो इट इज इनजस्टिस। इनजस्टिस टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज, इनजस्टिस टू द अदर पीपल हु गॉट डिस्क्वालिफाइड। अरे कम से कम वो लोग कर लेते, 2-4 मार्क्स से चूक गए नहीं बनने को। सो इज इट क्लियर नाउ कि आइडिया ऑफ जस्टिस क्या है? कि जितने भी
ऑफिसेज हैं, जो भी कोई ऑनर्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, उन्हीं को दिए जाएं जो डिजर्व करते हैं, वो उस इंस्टीट्यूशन के एंड गोल को अचीव कर पाएं, करवाएं, और साथ में ही अपने एंड पर्पस को अचीव करें। ओके, सो क्लियर हो गया? इज इट क्लियर टू यू? अब हम डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल व्यूज ऑन फैमिली। यस, अब देखिए, हाँ बोलो। it comes like in reservation it can be seen, so matlab it's not like and my doubt is that you said unequals in the sense people who are not having capacities, नोट कैपेसिटीज पर से, हम कैपेसिटी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। देखो, जो भी इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल सिविल सर्विसेज है, इसका अपना एक एंड गोल है, सबका अपना एक एंड गोल है, सबकी अपनी टिलोज है एक। ओके, सबके अपना एक टिलोज है, वो इंडिविजुअल का भी है, मैन का भी है। दे सपोज टू सर्व सम एंड पर्पज, एंड गोल। फाइन, अब इस चीज को तो भूल जाओ। यहां पे तो कोई क्लेम कर देगा भाई मेरा, चाहे भले ही मेरे को क्रिकेट खेलना ना आता हो, मैं बोलूंगा मेरा तो सपना है कि मैं सचिन से भी बड़ा क्रिकेटर बन जाऊं, मैं तो कर दूंगा मैं ये। लेकिन हम एक्चुअली देखेंगे कि भाई आप बैट लेके आप ग्राउंड में जा रहे हैं, तो हाउ यू आर परफॉर्मिंग, वी आर गोइंग टू सी दैट। ये पहली चीज़ है, हम इस चीज़ को हम बाद में कंसीडर करेंगे। पहले हम देखते हैं जो चीज़ हम, जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आपको एकोमोडेट किया जाएगा, आपको रिकग्निशन मिलेगी, आपको ऑनर मिलेगा, आपको पोस्ट मिलेगी, उसका एंड गोल क्या है। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस थिंग फर्स्ट। तो यहाँ पे हमने देखा कि उसका एंड गोल है टू सर्व द पीपल। ओके, अब कोई भी, अब इक्वल्स अनइक्वल्स का मैं यहाँ पे ये बोला था कि देखो, अब यहाँ पे एग्जाम की क्वालिफिकेशन है बीए पास, ग्रेजुएट। अब कोई 12th पास आके बोलेगा भाई मेरे को पार्टिसिपेट, मुझे भी यहाँ पे क्वालिफाई करना है, मैं भी लिखूंगा ये एग्जाम, तो आपको पहले इक्वल बनना पड़ेगा, या तो आप उसको पास करके आओ एग्जाम को, अदरवाइज यू आर इनएलिजिबल। ओके, इन दैट टर्म देयर इज दीज, यू नो, कि एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया, जब आप इक्वल बनोगे तो आपको वो एक्सेलेंस दिखाना पड़ेगा, दैट यस आई कैन फुलफिल दैट एंड गोल एंड ऑल्सो माई ओन एंड गोल, माई ओन एंड पर्पज। अब बताओ आपका क्या डाउट था? नो नो, टेल मी बेटा, इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया क्या अभी? I got cleared, but I was saying in this code, equals should be treated equally and unequal should be treated unequally. You said like unequal treatment would be discrimination. मतलब यू कैन से दैट ना, जिस इंसान को बोला गया कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते कर सकते यहाँ पे, तो वो बोलेगा यार मेरे को तो आपने डिस्क्रिमिनेट कर दिया, वो बोलेगा ऐसा। ओके, तो डिस्क्रिमिनेशन होगा भी वहां पे, क्योंकि हम डिस्क्रिमिनेशन से वी आर नॉट कंसर्न अबाउट। हाँ बोलो। मैं बताता हूँ, आप भूल गए होगे। अब यहाँ पे आप बोलो कि डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ठीक है, ओके, यू आर सेइंग दैट ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया यहाँ पे, क्योंकि आपने इनको एक्सक्लूड कर दिया, इन अनइक्वल्स को। फाइन, डिस्क्रिमिनेशन तो वो भी एडमिट कर रहा है, हम डिस्क्रिमिनेशन से कंसर्न नहीं, यहाँ पे हम जस्टिस से कंसर्न है, हमको जस्टिस चाहिए यहाँ पे। उसके लिए डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है। अब हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं क्या रिजर्वेशन से? That is what I wanted to ask. हाँ, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अफर्मेटिव एक्शन वो एरिस्टोटल के टाइम में नहीं हो रहा था, वो तो अभी कंटेम्प्रेरी टाइम्स में इन्वॉल्व,
मतलब हमने किया है, क्योंकि हिस्टोरिकल इंजस्टिस जो हुआ है। So can we relate this? हाँ, रिलेट तो करना ही है, रिलेट तो करना ही है, वी कैन से दैट। हाँ That was what I हाँ was ये मतलब pick this in a different angle also. हाँ If this is not what he meant, there are many perspectives to this something. यही तो दिखाएगा ना आपकी क्रिएटिव एनर्जीज कि आप कैसे यूज कर रहे हो उसको कंटेम्प्रेरी टाइम्स में। आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, नाउ यू आर हैविंग द टेंडेंसी कि यार हाँ इसको मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ, ठीक है, इसका मैं ऐसे कैसे मेरे को लिंक करना है। दिस इज हाउ इट हैपन्स। अरे जब आपको एरिस्टोटल जो बोल रहा है वो समझ में आएगा तभी तो उसको आप कंटेम्प्रेरी टाइम्स में यूज कर पाओगे। ओके, सो आई एम गुड दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग इट एंड यू आर हैविंग दिस थिंग कि ये डाउट आपके आया कि इसको मैं कंटेम्प्रेरी में ऐसे लिंक कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो आप, ठीक है, कि भाई अगर हम किसी को बोल रहे हैं, अगर किसी को हमको इक्वल करना है, अब जो अनइक्वल्स हैं यहाँ पे अब हम उनको इक्वल्स करेंगे। उसको इक्वल्स करने के लिए अब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। ठीक है, अब आपका इस डाउट्स को मैं क्लियर कर रहा हूं। अब आप यहाँ पे बोल रहे हो हाँ, नाउ वी कैन मेक देम इक्वल बाय यूजिंग, Unequal treatment. देखो Both three and us that relation is doing. मैं आप Unequal treatments. बेटा, They can make these people equal. अरे बेटा एक एग्जांपल दूंगा आपको मैं बहुत प्यारा, ठीक है, आप समझ जाओगे उससे। ओके, अब आपने गोल्फ का नाम सुना होगा, गोल्फ का। Yes, sir. ओके, सो यूएस में क्या हुआ, एक बहुत अच्छे गोल्फर थे बट ही वॉज फिजिकली चैलेंज्ड। तो उन्होंने क्या डिमांड किया, उनको बहुत दिक्कत होती थी। अब गोल्फ में क्या होता है कि मतलब मान लो कि बहुत बड़ा ये एक ग्राउंड है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट होल्स हैं कहीं कहीं पे आगे जाके, ठीक है, एंड यू हैव टू वॉक। आपने शॉट किया, फिर यहाँ पे जाके आप उसको डालने के लिए आप कर रहे, मतलब यू हैव टू वॉक, ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज इन द सेंस यू हैव टू मूव। अब ये जो बंदा है, इसको हम यहाँ पे नाम मेरे को अब याद नहीं है, ये पर्सन एक्स है, पर्सन ए ही कैनॉट वॉक प्रॉपरली, उसको बहुत ही चैलेंज, इट इज बिकमिंग वेरी चैलेंजिंग टू दैट पर्सन। अब उसने क्या डिमांड किया, उसने पेटिशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में, उसकी पेटिशन गई यूएसए सुप्रीम कोर्ट में कि भाई मेरे को जो गोल्फ कार्ट होती है, जो छोटी सी गाड़ी होती है, मेरे को वो यूज़ करना दिया जाए यहाँ से वहाँ मूव करने के लिए। सिंपल। अब इक्वल्स और अनइक्वल वाला हम लेके आएंगे यहाँ पे डायमेंशंस। अब इक्वल्स क्या बोल रहे हैं कि भाई देखो सबके लिए रूल बराबर होना चाहिए। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमने ए को ये फैसिलिटी दे दी और जो बाकी हैं वो सब पैदल ही चल रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस ए ने ये कहा कि भाई सबको मौका दिया जाए, सभी गोल्फ कार्ट यूज कर ले, मेरे को कोई इश्यू नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे अकेले को दो, सबको दे दो, सबको इक्वल बना दो, ठीक है। मैं यहां पे अनइक्वल हूं, ये आपको बात समझ में आई। दिस पर्सन इज अनइक्वल, ही कैनॉट मूव फ्रीली लाइक अदर्स, फाइन। ही इज सेइंग दैट कि भाई सब जो अनइक्वल्स हैं उनको आप इक्वल बना दो, उनको आप ये दे दो, ये प्रोविजन दे दो, दे कैन यूज द कार्ट। इतनी सिंपल सी बात है। अब यहां पे एरिस्टोटल जो इन्होंने जो आर्गुमेंट दी, जो दूसरे लोग हैं ये बोल रहे हैं कि भाई जो गोल्फ का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना एज ए गेम, वो कंप्रोमाइज हो जाएगा कि भाई ये सिर्फ ऐसा नहीं आप गाड़ी में बैठे गए और आपने फिर वो कर दिया, नहीं। इसमें इंसान की फिजिकल कैपेसिटीज भी चेंज मतलब टेस्ट होती है कि वो गया, वॉक किया उसने, वो चल रहा है, फिजिकली टायर्डनेस, वो सारी चीजें काउंट होती हैं। ये भी एक एथलीट गेम है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप चल रहे हो फिर इंडोर की तरफ जाके आपने कर दिया, नहीं। यू हैव टू वॉक और फिजिकल टायर्डनेस आए। एसेंस क्या है कि भाई ये भी वी आर ऑल्सो काइंड ऑफ एथलीट।
ये ऐसा बोल रहे हैं। सो वी डोंट वांट दैट कि यहाँ पे गोल्फ कार्ट को इंट्रोड्यूस ही किया जाए। ये बोल रहा है कि भाई इंट्रोड्यूस करो, सबको इक्वल कर दो। अब बात कहाँ पे आ गई? एंड गोल ऑफ द गोल्फ, कि गोल्फ का पर्पस क्या है। गोल्फ से हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि भी उनका स्टेमिना कैसा है, वो कितना वॉक कर पाते हैं, उसके बाद कैसे खेल रहे हैं, ये करना है, या फिर कोई और मतलब एसेंस क्या है गोल्फ का। अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या केस गया, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई गोल्फ का रियल एंड पर्पस क्या है, और क्या वो सर्व हो रहा है विदाउट यूजिंग कार्ट, या फिर कार्ट यूज करने से कॉम्प्रोमाइज होगा या नहीं होगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो ये बोल रहा है कि भाई सबको इक्वल बना दो, लेकिन ये बोला अगर सबको ऐसे इक्वल बना दिया तो जो उसका एसेंस है ना गोल्फ का, जो एंड पर्पस है जिसमें हमको एथलीट की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसके बाद में लोग बोलेंगे अरे ये तो ऐसे ही घूमते रहते हैं गाड़ी में बैठ के, ये कौन सा सपोर्ट है, कुछ भी नहीं है ये तो फिर हमारी वैल्यू ही गिर जाएगी, हमको ऑनर भी नहीं मिलेगा, हमको रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगी। तो एरिस्टोटल दोनों ही बात कर रहा है। जब आप किसी पर्टिकुलर काम को करने वाले हो, जिस भी इसमें इंडल्ज होने वाले हो, वहां पे आपको उसका एंड क्या है टिलोलॉजिकली वो भी देखना है। वो सर्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। डिस्क्रिमिनेशन पे तो हम बाद में आएंगे, हम यहाँ पे ये अप्लाई कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन पे बाद में आएंगे हम लोग। तो अगर यहाँ पे इसका एंड ऑब्जेक्टिव ही सोल्व नहीं हो रहा है, अगर हमने इसको दे भी दिया तो जो उसका एंड पर्पज है वही कंप्रोमाइज हो गया, तो फिर क्या फायदा है। ये एरिस्टोटल की उससे समझा रहा हूं आपको पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर डॉक्टर बनके आपको क्या है अच्छी सर्विसेज देनी है, ओके अच्छी सर्विसेज देनी है, अच्छी तरह से इलाज करना है, लेकिन अगर आप रिजर्वेशन देके लोगों को इक्वल कर दिया और अगर वो कंप्रोमाइज हो गया वहां पे, तो एरिस्टोटल उसको इनजस्टिस बोलेगा। एरिस्टोटल आज के मामले में रिजर्वेशन को जस्टिफाई कर दें, लेकिन एरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इनजस्टिस होगा। इज दैट क्लियर? कि भाई जो मेडिकल प्रोफेशन है उसका एंड गोल क्या है? टू ट्रीट पीपल प्रॉपरली। अगर आपने ऐसे लोगों को बना दिया जिनमें वो कैपेसिटीज नहीं है, रिजर्वेशन देके अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, आई एम नॉट बीइंग ऑफेंसिव टू एनीवन, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग द एरिस्टोटल पॉइंट ऑफ व्यू हियर, कि भाई अगर आपने उनको रिजर्वेशन दे दिया और वो उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है इतनी, एंड इफ दे स्टार्ट ट्रीटिंग, तो फिर वो कंप्रोमाइज हो जाएगी उससे, तो उससे इनजस्टिस आएगा। ये वो डायमेंशन है। ओके अब इसके ऊपर में एक और एग्जांपल है मेरे पास में, वो मतलब उससे आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, इट इज जस्ट टू चैलेंज योर इमेजिनेशन कि भाई इंस्टीट्यूशन का एंड गोल है ही क्या। अगर हम ऐसी बात करने पे आ गए कि किसी सोशल इंस्टीट्यूशन का एंड गोल क्या है, वही डिसाइड करेगा कि जस्टिस क्या है, एंड और टिलोज। छोटी सी बात समझना है यहाँ पे। अब एक आपने चीयर लीडर्स का तो नाम सुना ही होगा कि चीयर लीडर्स होते हैं, कोई हॉलीवुड की मूवी वगैरह देखी हो तो उसमें क्या होता है कि जो हाई स्कूल के बच्चे होते हैं वो चीयर लीडर्स की एक टीम बनाते हैं, लड़कियां होती हैं, एंड दे पार्टिसिपेट इन दैट। ये चीयर लीडर का एक ग्रुप है। ओके तो सोकर का कोई भी गेम होता है तो ये अपनी अपनी टीम के लिए चीयर मतलब ये उछल कूद करते हैं टू चीयर देम अप। अगर इन्होंने किसी ने गोल कर दिया, सो आईपीएल में भी होता है, चीयर लीडर्स जंप करते हैं, दे डांस एंड दे डू दैट टू चीयर अप द क्राउड। ठीक है, अब चीयर लीडर्स की जो टीम है उनका एंड गोल क्या है? टू चीयर अप द क्राउड, टू मोटिवेट देम। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, यूएस के अंदर का एक एग्जांपल है। एक लड़की थी एंड शी वाज सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज एंड शी वाज यूजिंग व्हील चेयर। वो व्हील चेयर यूज कर रही थी, बट शी वाज आल्सो इन द चीयर लीडर्स टीम। अब वो लड़की इतना मोटिवेट कर रही है और लोगों को, इतना वो कर रही है कि और बाकी जो चीयर लीडर्स हैं दे गॉट कॉम्प्लेक्स कि भाई हम नहीं कर पा रहे हैं इतना लोगों को चीयर अप, और ये कर रही है
शी शुड नॉट बी देयर, ऐसा डायमेंशन आया कि भाई जो लोग बेहतर एथलीट हैं दे शुड बी ओनली इन दिस टीम। अब यहां पे इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का एंड गोल क्या है यहां पे? टू चीयर अप। अगर वो चीयर अप कर रही है तो फिर इसका क्या लॉजिक है? सो मेरा कहने का एसेंस यहां पे यही है कि जो इंस्टीट्यूशन है अगर वो उसको सर्व कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है जो स्टेक होल्डर है, तो जस्टिस को अगर हमको एक्सप्लोर करना है तो वो डायमेंशन हमको वहां पे इंक्लूड करनी ही करनी होगी। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। अब हम देखेंगे एरिस्टोटल व्यू ऑन फैमिली। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। अब देखिए, एक चीज मैंने आपसे डिस्कस की थी जब हम आइडिया ऑफ जस्टिस की बात कर रहे थे एरिस्टोटल का, तो वहां पे हमने इक्वालिटी की बात की थी और फ्रीडम की बात की थी। इंटरलिंक करते रहना है हमको हर चीज में। अब यहां पे इसका जो मेन क्रिटिसिज्म है वो प्लेटो को लेके ही है। प्लेटो ने कहा कि फैमिली को प्रॉपरली रिमूव कर देना चाहिए अगर हमको स्टेट में हारमोनी लेके आनी है, प्रॉपर जस्टिस इस्टेब्लिश करना है, तो वी मस्ट एबॉलिश फैमिली फॉर रूलर्स एंड सोल्जर्स। ये प्लेटो बोल रहा है। फाइन। अब इसको काउंटर करेंगे एरिस्टोटल, मॉडिफाई करेंगे, बताएंगे कि फैमिली क्यों जरूरी है। अब एरिस्टोटल बोल रहा है कि यहां पे दो रिल्म हैं, एक है पब्लिक रिल्म और एक है प्राइवेट रिल्म। पब्लिक रिल्म में हम बात करेंगे कि आप यू आर पार्ट ऑफ पॉलिटी और पॉलिस, we'll use polis word here. Polis means city state. Okay? So public realm में ये आ गया और प्राइवेट रिल्म में फैमिली। ये आप समझो। और ये दोनों ही रिल्म इंटरकनेक्टेड हैं। इस इंटरकनेक्शन को भी हम समझेंगे। इस बात को याद रखना, ये दोनों ही रिल्म इंटरकनेक्टेड हैं। पॉलिस में जो सिटीजन है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इन पॉलिस। ओके, और सिटीजन्स वो हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं पब्लिक अफेयर्स के अंदर। यहां पे हम समझेंगे कि स्लेव्स और विमेन दे आर नॉट सिटीजन्स। अंडरस्टैंड दिस डायमेंशन। अब फैमिली को बोला है कि ये प्राइवेट रिल्म का फाउंडेशन है। ओके, एक फैमिली इज नॉट फाउंडेशन ऑफ पब्लिक, फाउंडेशन ऑफ पब्लिक रिल्म। आप इसका इंटरकनेक्शन को समझ लो कि ये फाउंडेशन कैसे है। जब हम उसकी आइडिया ऑफ एमिनेंट फॉर्म की बात कर रहे थे तब हमने कहा था कि जो मैन है, मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल एंड मूविंग टूवर्ड्स स्टेट, क्योंकि आइडिया ऑफ स्टेट इज विद इन द मैन इटसेल्फ। आइडिया ऑफ स्टेट क्या है? विद इन मैन इटसेल्फ, एंड द मैन इज मूविंग टूवर्ड्स स्टेट। ओके, अब
अब इस प्रोसेस के अंदर मैन क्या करेगा? गेट मैरिड एंड हैव फैमिली। ये पहला स्टेप है, इसको आप बाईपास नहीं कर सकते। एंड इट इज दिस फाउंडेशन ऑफ फैमिली ऑन विच वी आर गोइंग टू हैव स्टेट। फैमिली बनेगी, फैमिलीज के बाद 4 फैमिली और होंगी, वो एक विलेज बनाएंगे, देन 1 विलेज इज गोइंग टू हैव कनेक्शन विद अदर विलेजेस, उसके बाद सिटी स्टेट बनेगा। तो पहला प्राइमरी इंस्टीट्यूशन क्या है? फैमिली है। इट इज एसेंस, इट इज द फाउंडेशन ऑफ पब्लिक लाइफ। तो यहां पे इंपॉर्टेंस बता रहे हो फैमिली की, कि फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है। ओके अब यहां पे मैं डिस्कस कर देता हूं पूरा आपको, वो पॉइंट्स हैं वो बाद में पढ़ते रहेंगे। आई जस्ट गो विद माई फ्लो। सो फैमिली इज फाउंडेशन ऑफ पब्लिक लाइफ। अब पहली डायमेंशन क्या है कि जो भी सिटीजन्स हैं, they must be free and they must be equal when they participate in polis or affair of public affairs में जब participation करेंगे वो, so they must be free and equal, free and equal, free and equal. Understand this thing, they can choose whatever they want to do, free in that sense। और free अगर मैं और इसको क्लियर करूं तो यहां पे एक डायमेंशन और है, वी डिस्कस इज लीजर, कि आपके पास फ्री टाइम भी होना चाहिए टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर। अब यहां पे फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ओके फैमिली में 3 रिलेशनशिप होंगी वहां पे। फैमिली के अंदर मास्टर स्लेव, हस्बैंड वाइफ और फादर एंड चिल्ड्रन। तो फैमिली के अंदर 3 रिलेशनशिप है। प्राइवेट अफेयर, जो फादर है वही हेड ऑफ द फैमिली होगा, और एरिस्टोटल का जो भी आइडिया है वो पैट्रियार्कल है, हाईली पैट्रियार्कल। इट कैन बी वेरी ऑफेंसिव टू यू एज वेल व्हेन यू आर गोइंग टू लिसन टू हिज आइडियाज। ये बहुत ऑफेंसिव भी हो सकते हैं। ही वाज सो पैट्रियार्कल अबाउट हिज वे ऑफ थिंकिंग। अब ये बोल रहा है कि भाई मास्टर स्लेव से सुपीरियर है हर तरीके से, और ये तो स्लेव को सिर्फ एनिमल ट्रीट कर रहा है। वील डिस्कस टू हिज आइडिया ऑफ स्लेवरी। तो मास्टर है सुपीरियर स्लेव से, हस्बैंड वाइफ से सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ रैशनल फैकल्टीज। उसके बाद में फादर चिल्ड्रन से ज्यादा मैच्योर है। तो हर किसी मामले में सिटीजन जो है, जो पर्टिकुलर हाउस होल्ड का जो मेल एडल्ट है, दे आर गोइंग टू बी सिटीजन। उन्हीं के पास फ्री टाइम होगा, उन्हीं के पास फ्रीडम होगी, उन्हीं के पास प्रॉपर प्रॉपर्टी होगी टू एंजॉय, और वही इक्वल होंगे, एंड देन दे कैन पार्टिसिपेट इन दैट। और फैमिली उसको ये प्रोवाइड करवाएगी। इट इज दिस हाउस होल्ड, इट इज दिस प्रॉपर family setup which is going to provide all these facilities to that particular citizen, ताकि वो पार्टिसिपेट कर पाए पब्लिक अफेयर्स के अंदर। वरना उसके पास इतनी झंझटें होंगी, अरे मेरे को तो अभी मेरे जो खेत में था मेरे को वो काम करना था वहाँ पे, अरे अभी बच्चा रो रहा होगा, अरे वो कर रहा होगा। नहीं, कोई इनकी चिंता की जरूरत ही नहीं है। फैमिली में और रिलेशंस हैं, दे आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट एंड यू आर फ्री टू पार्टिसिपेट। So family is that much important for
अ सिटीजन। और ये फैमिली ही वो इंस्टीट्यूशन है जो अ काइंड ऑफ सोशल स्कूल, पहला सोशल स्कूल है जहां पे बच्चे वर्च्यूज सीखते हैं। ओके, दे गेट द फर्स्ट सोशलाइजेशन इन द फैमिली। उनको भी एक अच्छा सिटीजन बनना है बाद में जाके। सो इट इज द फर्स्ट स्कूल। एंड गोल क्या है स्टेट का? टू हैव हैप्पी लाइफ। उसके लिए आपको ट्रेन किया जाएगा विद इन द फैमिली इटसेल्फ। इट इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ सोशलाइजेशन। अंडरस्टैंड, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फैमिली। सो प्राइमरी स्कूल ऑफ सोशल वर्च्यू, पहला सोशल स्कूल होगा वो टू टीच यू द वर्च्यूज रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ ऑफ अ गुड सिटीजन। ये डायमेंशन आप फंडामेंटल ड्यूटीज में भी लिख सकते हो अगर क्वेश्चन आए तो, कि Aristotle also talk about this thing that citizens should be, you know, well aware of about their duties, their love towards the nation. उसके बाद में family fosters love and friendship. When we are going to talk about men and women relationship, वो इसको एक दोस्ती का रिश्ता बताता है कि they are natural friends and it is the family in which they nurture this bond. यहाँ पे फ्रेंडशिप और लव का बॉन्ड शेयर करेंगे। एंड इज आल्सो सेइंग दैट दीज चिल्ड्रंस, जो शादी के बाद जो बच्चे पैदा होंगे, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस बॉन्ड। तो फैमिली एक वही सोशल इंस्टीट्यूशन है जो इस तरह का बॉन्ड को नर्चर करेगा, क्रिएट करेगा, सो दैट दे कैन एंजॉय देयर दिस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। और इसके पीछे की हकीकत है वही कि भाई घर के काम तो संभालेगी औरत, और उसके बाद जो लिबर्टी मिलेगी एक सिटीजन को, वो जाके गप्पे लड़ा सकता है, स्टेट की बातें कर सकता है कि क्या चीज़ अच्छी क्या चीज़ बुरी है, और वो पार्टिसिपेट कर सकता है पब्लिक अफेयर्स के अंदर। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन हिज व्यू ऑन विमेन। उसके बाद ये बोला कि नेसेसरी फॉर द हेल्थ ऑफ पोलिस, सिटी स्टेट के हेल्थ के लिए फैमिली बहुत ज़रूरी है। बस ज़रूरी तो होगी ही, इतना इंपॉर्टेंट प्राइमरी स्कूल ऑफ सोशल वर्च्यूज है, प्राइमरी यूनिट ऑफ सोशल लाइफ है। सो दोज सिटीजन्स, दोज हु आर गोइंग टू बी सिटीजन, बोथ ऑफ देम दे आर गोइंग टू गेट देयर बेसिक वर्च्यूज फ्रॉम द फैमिली इटसेल्फ। फैमिली ही सिखाएगी उनको सारी चीज़ें। दैट इज वाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। तो यही पॉइंट लिखने हैं, 5-6 पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपसे एरिस्टोटल व्यू ऑन फैमिली पूछे तो यही चीज़ है, आप यही चीज़ लिंक कर सकते हो। आप उसकी थ्योरी ऑफ इमिनेंट फॉर्म को भी बता सकते हो, कैसे मैन इज़ ए नेचुरल एनिमल, और वो सिटी स्टेट की तरफ मूव होगा, और पहला इंस्टीट्यूशन वो फैमिली बिल्डअप करेगा, एंड फैमिली इज़ द फाउंडेशनल इंस्टीट्यूशन। और वो एक डायग्राम बना के यू कैन एक्सप्लेन एंड यू कैन राइट ऑल दीज पॉइंट। दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू पीपल। अब हिज व्यू ऑन विमेन। अब जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि फैमिली है, इट फोस्टर्स लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन मैन एंड विमेन। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैन एंड विमेन दे आर हैविंग नेचुरल फ्रेंडशिप बिटवीन देम, दे आर नेचुरल फ्रेंड्स, दे आर बाउंड टू कम टू ईच अदर। वो आएंगे ही आएंगे, दे हैव दिस नेचुरल एफिनिटी। और वो क्यों? that they are going to assist each other. Assist each other. लेकिन मेरे को यहाँ पे जो उसकी पैट्रियार्कल थिंकिंग है, इट इज क्लियरली विजिबल। अब कैसे असिस्ट करेंगे एक दूसरे को? देखो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी इसके अंदर जब वी आर डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, असिस्टिंग ईच अदर। अब यहाँ पे क्या है? हाउस होल्ड है, इन ए हाउस होल्ड, इन ए फैमिली बहुत सारे काम होते हैं भाई। खाना बनाना है, कुकिंग है, वॉशिंग क्लॉथ्स,
फीडिंग चिल्ड्रंस, ठीक है, और भी जो भी हाउस होल्ड जितने बहुत सारे काम होते हैं. सो ये जो हाउस होल्ड वर्क हैं, ये जो वाइफ है, शी इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरी सिंगल दीज टास्क. अलॉन्ग विद वाइफ स्लेव भी है, सो बहुत सारे काम करेगा यहाँ पे हाउस होल्ड के. ओके अगर ये सारी काम वाइफ करेगी, सो शी इज गोइंग टू हेल्प हस्बैंड. अब हस्बैंड के पास क्या होगा? लीजर टाइम. ओके वी डिस्कस दिस थिंग. अब उसके पास ये टाइम होगा सो दैट ही कैन पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल अफेयर्स. भाई उसके पास तो टाइम होगा कि वो पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि ये काम उसकी नेचुरल एबिलिटी है. दीज आर द स्पेशल एबिलिटीज शी इज हैविंग. रियरिंग चिल्ड्रन, बच्चों को पालना, खाना बनाना, दीज आर द नेचुरल कैपेबिलिटीज अ वुमेन कैन हैव. ये औरत का ही काम है कि उसको बच्चे पालने हैं, ये एरिस्टोटल बोल रहा है. और ऐसा करके वो अपने पतिदेव को वो लिबर्टी दे रही है कि तुम जाओ, घर को मैं संभालूंगी, तुम जाओ पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेशन करो, ये काम मैं कर लूंगी, ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम छोड़ दो. ओके एंड देन द हस्बैंड इज गोइंग टू टेक पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करेगा. वो अच्छे लॉज लेके आएंगे वो लोग उस पब्लिक पार्टिसिपेशन से. एक गवर्नेंस सिस्टम अच्छा चलेगा एंड दैट इज गोइंग टू अल्टीमेटली हेल्प द वुमेन. द फर्स्ट थिंग. अब ये बोल रहा है कि शी इज हैविंग स्पेशल एबिलिटीज एज ए वाइफ एंड मदर, बट उसके पास लीजर टाइम नहीं है. उसको इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना ही होना है. This is one of the reason she cannot take participation in public affairs. Public affairs में वही लोग participate कर सकते हैं जिनके पास leisure time है, जिनके पास rational capacities हैं. और ये भी बोलता है कि they lack wisdom. उनके पास वो intellectual capacities ही नहीं है so that they can have some certain kind of intellectual engagement, some kind of discussion and debate जो political affairs की हैं. They cannot take participation in those. उनको हटा दो, जरूरी नहीं है. अब इन चीजों के लिए आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो. कंटेम्प्रेरी टाइम्स में कितने नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं. आज की ही न्यूज़ है कि जापान की जो पीएम बनी हैं वो भी विमेन हैं. जो हमारे नेपाल की जो पीएम बनी हैं वो भी विमेन है. सो वी कैन गिव प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स, कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स. और ये हमको करना भी है. व्हेन वी आर नेगेटिंग दीज काइंड ऑफ व्यूज, हमको कंटेम्प्रेरी से लिंक करना ही है. फाइन. अब उनका एक स्पेशल रोल भी है. वाइल रियरिंग द चिल्ड्रन, दे आर ट्रेनिंग दो चिल्ड्रन टू बिकम बेटर सिटीजन्स फॉर द फ्यूचर. सो उनका ये रोल है. फैमिली संभालेंगी, बच्चों को रियर करेंगी, बच्चों को ऐसी जो स्पेशल वर्च्यूज उनके बारे में बताएंगी, सो दैट दे बिकम गुड सिटीजन्स इन फ्यूचर. सो इट इज दीज रोल्स दे सपोज टू प्ले. यही सारी बातें लिखनी है आपको. यहाँ पे आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं कि जो प्लेटो था वो इतनी विमेन को इतनी लिबर्टी दी, उसने इतनी लिबर्टी दी कि ही वाज सेइंग दैट नॉट ओनली दे कैन पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स, वो फिलोसफर क्वीन तक भी बोल रहा है कि फिलोसफर क्वीन भी बन सकती है. वो हाईएस्ट ऑफिस के लिए भी विमेन को ऑफर कर रहा है. ही वाज सो आइडलिस्ट. लेकिन एरिस्टोटल ने जो उस कंटेम्प्रेरी टाइम में जो प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस थी उसको रिकॉग्नाइज किया और कहा कि नहीं, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट. तो ये डायमेंशन आपको वहां पे एक्सप्लोर करनी है. अब हिज जस्टिफिकेशन फॉर स्लेवरी. अब स्लेवरी को उसने कहा कि ये नेचुरल है और स्लेवरी इज नेसेसरी. दो चीजें हैं आपको समझ लेनी है. पहली चीज क्या है? इट इज नेसेसरी, इट इज नेचुरल.
ओके, सो हाउ इट इज नेचुरल. हमने जस्टिस का आइडिया पढ़ा. वी आर सेइंग दैट men have certain end to meet. किसी टिलोज की तरफ मैन इज मूविंग. फाइन, दे हैव सम नेचुरल कैपेसिटीज. हर एक इंसान की कुछ ना कुछ नेचुरल कैपेसिटीज हैं और उसको पाने के लिए द मैन इज मूविंग टुवर्ड्स इट. अब ये बोल रहा है कि स्लेवरी इज नेचुरल. अब ये इसका मतलब क्या है कि स्लेव जो है ना, उनका नेचर ही ऐसा है भाई. दे आर नेचुरल स्लेव. देयर नेचर इज स्लेवरी. गुलामी तुम्हारा नेचर है, ऐसा बोल रहा है वो. इसका एग्जाम्पल ये है, डिस्कशन में वो ये बोलता है कि जो लोग मान लो कि स्लेव नहीं हैं बाय नेचर एंड दे आर इनटू स्लेवरी. जैसे कि प्लेटो को भी पकड़ के जिस राजा को वो फिलोसफर किंग बनाने चले थे, उसने पकड़ के प्लेटो को बेच दिया था एज ए स्लेव, लेकिन समहाउ ही एस्केप्ड. तो यहां पे उसका कहने का मतलब ये है एरिस्टोटल का कि जो इंसान बाय नेचर ही स्लेव हैं, वो स्लेवरी से बाहर निकलेंगे नहीं. दे डोंट हैव दैट कैपेसिटी. वो रम जाएंगे उसी में, उनको काम ही वही करना है. दे विल बी स्लेव ओनली. उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी टू रिमेन एज ए स्लेव. अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं इन विच यू आर फीलिंग लाइक ए स्लेव कि भाई मेरी कोई भी ऑटोनॉमी नहीं है, मेरे को कोई भी डिसीजन नहीं लिया देने जा रहा है. इफ यू आर वर्किंग समवेयर एंड यू आर फीलिंग लाइक यू आर स्लेव एंड यू कैन नॉट कम आउट ऑफ इट, तो वहां पे एरिस्टोटल बोला कि आपका नेचर ही स्लेव वाला है. यू कैन नॉट रिवोल्ट, यू कैन नॉट कम आउट ऑफ दैट. यू आर जस्ट बीइंग स्लेव, क्योंकि आपके नेचर में वही है. इफ यू आर नॉट नेचुरल स्लेव, आप रिवोल्ट करोगे, आप निकल जाओगे उस सिचुएशन से, यूल रन अवे, जैसा प्लेटो ने किया था. सो ही सेइंग देयर आर पीपल हु आर बाय नेचर दे आर स्लेव. उनका नेचर ही स्लेव वाला है. ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं. इसको तो आज की कंटेम्प्रेरी टाइम्स में भी हम लिंक कर सकते हैं. दैट पीपल इवन इफ दे आर बीइंग कॉल्ड फ्री, even if they are being called that they are by their own choice they are doing some work, लेकिन जब उनके साथ इतना बुरा ट्रीटमेंट होता है कॉर्पोरेट ऑफिसेज के अंदर, बट स्टिल दे आर डूइंग दोज जॉब्स. इसको मॉडर्न स्लेवरी भी कहा जाता है इफ यू विल एक्सप्लोर दिस. फाइन, सो एसेंस वही है कि आपका नेचर ही ऐसा है भाई. यू आर नॉट, योर एंड गोल इज दैट ओनली टू सर्व. ओके, इज दैट क्लियर? सेकेंड इज स्लेवरी इज नेसेसरी. उसको नेसेसरी भी बता रहा है वो. अब नेसेसरी, जैसे विमेन की कंडीशंस नेसेसरी थी पर्टिकुलर हाउस होल्ड को चलाने के लिए, इसलिए स्लेवरी भी नेसेसरी है, क्योंकि वो फ्री टाइम प्रोवाइड करती है सिटीजन को. भाई जो काम इसको हाउस होल्ड में करने चाहिए थे, अब वो स्लेव करेगा. फाइन, इफ द स्लेव इज वर्किंग इन द फैमिली, हाउस होल्ड की जो काम है, मान लो कि सिटीजन है, उसको पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेट करना है, उस दुकान पे बैठा है, फिर खेत चला रहा है, उसकी 50 एकड़ ज़मीन है, वो बोलेगा कि भाई जो स्लेव हैं, भाई तुम देख लेना इसको, मैं 5 दिन के लिए असेंबली में जा रहा हूँ अटेंड करने के लिए. एंड दे आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स बिकॉज द पर्सन इज हैविंग स्लेव्स. उसके पास स्लेव हैं एंड दे आर वर्किंग ऑन हिज बिहाल्फ. उसके पास इतना टाइम है that he can go, he can do his work, he can do participate in those activities, discussion, debates. उसमें participation कर सकता है वो public affairs के अंदर. So it is necessary. It is necessary for the good life in the polis. Simple. भाई इसलिए जस्टिफाई कर रहे हैं हम, क्योंकि नेसेसरी है. अगर स्लेव नहीं होंगे तो काम ही नहीं हो पाएगा, उनको फ्री टाइम ही नहीं होगा सिटीजन्स के पास में. दे कैन नॉट पार्टिसिपेट. इफ दे कैन नॉट पार्टिसिपेट, दे कैन नॉट ब्रिंग गुड लॉज, गुड रेगुलेशंस, तो फिर गुड लाइफ तो नहीं होगी. सो अल्टीमेटली ही इज जस्टिफाइंग दैट इट इज नेसेसरी. फाइन.
एंड इट इज नेसेसरी फॉर स्लेव आल्सो, वो स्लेव के लिए भी नेसेसरी है, ये भी बोल रहा है वो, क्योंकि स्लेव को जो मास्टर है उसकी कंपनी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इट इज द मास्टर्स हु इज गोइंग टू लिबरेट द स्लेव। उसकी कंपनी में रह के वो कुछ सीख जाएगा, ठीक है, कुछ अच्छी बातें सीख जाएगा, कुछ उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा, एंड इन दैट कैपेसिटी ही कैन गेट लिबरेटेड। और उसने ये भी बोला है कि भाई स्लेव को अगर उसकी उसकी कैपेबिलिटीज इंप्रूव हो जाए तो ही मस्ट बी लिबरेटेड, उसने ऐसा ही बोला है। अब यहाँ पे उसने स्लेव्स, But he also said that slavery is natural and slaves cannot come out of it. हाँ, But he's anything else to talk now. आई एम कमिंग ऑन दैट ओनली बेटा, It's the masters that break. मैं उसी पे आ रहा हूँ अभी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लेट मी डिस्कस दिस, कि स्लेव दो टाइप के हैं, एक तो कन्वेंशनल है, एक नेचुरल है, दैट वी आर डिस्कसिंग दैट स्लेवरी इज नेचुरल। ओके, कन्वेंशनल वो हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई वार हुई, उसमें लोग पकड़ लिए गए, बंदी बना लिए गए, दोज प्रिजनर्स, they might be intellectual people but they are slave in that particular city state। अगर लड़ाई हुई किसी सिटी स्टेट के साथ में, वहाँ पे जो बंदी बना के लेके आए हैं, दे कैन बी स्लेव, बट वो कन्वेंशनल स्लेव होंगे, वो नेचुरल स्लेव नहीं है। इन लोगों के पास वो नेचुरल कैपेसिटीज हैं, फाइन। अब यहाँ पे नेचुरल स्लेव्स के बारे में बोल रहा है कि भाई ये नेचुरली स्लेव हैं, इनका नेचर ही ऐसा है, ये हट्टे कट्टे हैं, दे आर व्हाट वी कॉल दे आर स्ट्रॉन्ग टू डू फिजिकल वर्क। ये फिजिकल वर्क करने के लिए बने हैं ये, फाइन। ये इनके पास मेंटल कैपेसिटी इतनी नहीं है नेचुरल स्लेव्स के बारे में। ओके, आपका डाउट ये था कि हाउ they can be liberated। if they are natural, how they can get liberated, is that you are asking na? ओके, हाँ, तो पहली चीज ये थी कि वो ये बोल रहा है कि भाई वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे अपनी कंडीशन को, and they will not put efforts to come out of that the situation of slavery। फाइन, नेचुरल इसलिए है कि उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, मैं खुश हूं, मुझे ये काम करने से कोई दिक्कत नहीं है, आई एम फाइन, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, एंड आई एम फाइन विद दिस, मेरे को मेरा पूरा जीवन ऐसे ही बिता देना है। रिसेंटली आई वॉच्ड वन मूवी, मलयालम मूवी, शायद उसका नाम है आदि जीवितम। हैव यू हर्ड अबाउट दिस मूवी? इट गॉट नेशनल अवार्ड, आई थिंक मेकअप में मिला है इसको नेशनल अवार्ड, बट द मूवी स्टोरी वॉज वंडरफुल। आदि जीवितम। ओके, आई विल टेल यू अबाउट दिस मूवी, और फिर वो आपका एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा व्हाट एग्जैक्टली इज। अब यहाँ पे क्या होता है, पृथ्वीराज इज द एक्टर, उसने रोल प्ले किया है दैट ही गोज टू सम गल्फ कंट्री एज ए लेबरर, किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए ही गोज टू सम गल्फ कंट्री, और वहाँ पे इसको किडनैप कर लेते हैं, एंड दे पुट हिम इन सम काइंड ऑफ किसी डेजर्ट के अंदर, बहुत बड़े डेजर्ट के अंदर, छोटे छोटे
उनका कोई स्पेशल नाम था, मैं मेरे को याद नहीं कर पा रहा. इट्स लाइक गोट हर्ड, गोट हर्डर है ये, गोट इनके हर्ड हैं. बकरी, ये बकरी पालते हैं, भेड़ पालते हैं. तो ये गोट हर्डर के पास वहाँ पे ले जाते हैं, इनको छोड़ देते हैं बड़े रेगिस्तान के अंदर, कोई रास्ता नहीं है दूर दूर तक. तो जब इसको एक यहाँ पे किसी के पास छोड़ते हैं, फाइन, सो ही फाइंड वन पर्सन ऑलरेडी वर्किंग देयर. अब ये तो मलयालम है, दैट पर्सन इज हिंदी स्पीकिंग. अब समझना इस एग्जाम्पल से. अब ये बोलता है इससे कि आप कितने साल से यहाँ पे हो. इन मलयालम ही आस्क एंड ही कुडंट अंडरस्टैंड दिस थिंग. अब वो बोलता है कि अब कुछ नहीं है, यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम हियर एंड दिस इज योर फेट, एक्सेप्ट इट. दिस पर्सन सेज टू हिम कि तुम यहाँ पे आ गए हो, दिस इज योर लाइफ, एक्सेप्ट इट. दिस इज वॉट यू सपोज टू बी, यू सपोज टू बी डूइंग फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ. ऐसा बोलता है. और इस जैसी स्टोरी मूव करती है, दिस पर्सन डाइज, दिस हिंदी स्पीकिंग पर्सन ही डाइज. और जब ये मर जाता है, इसकी लाश को ऐसे चील का खा रहे होते हैं, देन पृथ्वीराज ही गॉट स्केयर्ड. इसको बॉर्डर लगता है कि यार मेरी जिंदगी यही है. ही ट्राई टू एस्केप, इसको पैर में गोली मार देते हैं एक बार. ही ट्राइज वंस एंड ट्वाइस, देन ही गॉट सिवियरली बीटन. बहुत मार पिटाई खाता है, बट ही ऑलवेज ट्राई टू एस्केप. बाद में 3 साल के बाद ही अगेन फॉर द लास्ट टाइम ही ट्राई टू एस्केप, और वो बच जाता है. दिस इज द एंटायर स्टोरी. अब ही डिड नॉट एक्सेप्ट, ही डिसाइडेड कि आई कैन नॉट डाई लाइक दिस, आई कैन नॉट डाई लाइक दिस. व्हेन ही सॉ द डेथ ऑफ दिस पर्सन, उसने देखा नहीं मैं ऐसे नहीं मरना चाहूंगा यार, ये मेरा फेट नहीं है. नेचुरल स्लेव, it's fine, I'm fine with this life, I will not put any efforts. तो वो आपके नेचर में ही है स्लेवरी, द फर्स्ट डायमेंशन. अब वी आर टॉकिंग अबाउट लिबरेशन ऑफ स्लेव, कि स्लेवरी से उनको लिबरेट कर दिया जाए. एटलीस्ट वी आर नॉट सेइंग दैट यू बिकम सिटीजन, ऐसा क्लेम नहीं कर रहा है वो कि हम उनको सिटीजन बना दें, बट विल लिबरेट देम. स्लेवरी से उनको कम से कम लिबरेट कर दें हम. फाइन, ही इज नॉट क्लेमिंग दैट दे विल बिकम सिटीजन. अब इसकी लिबरेशन कब होगी? जब ये मास्टर के साथ रहेंगे एंड दे ऑलवेज लर्न समथिंग फ्रॉम मास्टर, दे लर्न सर्टेन वर्च्यूज फ्रॉम द मास्टर. वो मास्टर से कुछ ना कुछ सीखेंगे, सीखते रहेंगे, देन दे विल डेवलप देयर कैपेसिटीज. ये इसलिए बोल रहा है दैट स्लेवरी इज बेनिफिशियल फॉर द स्लेव इन दैट मैनर कि भाई अल्टीमेटली दे कैन लर्न समथिंग, दे कैन डेवलप देयर सम कैपेसिटीज सो दैट दे वोंट रिमेन स्लेव, दे शुड बी लिबरेटेड आफ्टरवर्ड्स. एंड इट इज अ ड्यूटी ऑफ द मास्टर. उसको लगेगा कि मेरा स्लेव ने इतना अच्छा मेरी सेवा की है, इतना अच्छा मेरे को सर्विस दिया है उसने, और उसने बहुत कुछ सीखा भी है, तो इट इज़ ड्यूटी कि उसको लिबरेट कर दे. और जब एरिस्टोटल मरता है तो इसके जितने भी स्लेव थे उनको सबको लिबरेट कर देता है. ही रोट इन हिज विल कि भाई जितने भी मेरे स्लेव हैं सबको लिबरेट कर दिया जाए. इज इट क्लियर टू यू? ओके, सो ये हमारा रिमेनिंग चैप्टर्स थे. और अभी जो मतलब एरिस्टोटल के PYQ जो आए होंगे, विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. और जो भी कुछ डाउट होगा यू कैन आस्क ड्यूरिंग द डिस्कशन. ओके, थैंक यू डियर फ्रेंड्स.